available. We can use them easily. We can build anything with minimum time period, and their learning curve is also very low. Yes. Okay. Yes, sir. Walaikum salam. Good, excellent. Your approach is good to understand. Yes, sir. Yes, Mubashir said abstraction के लिए high level language. Yes, abstraction is the top level concept of programming languages or computer industry. We learn object oriented programming. It's a pillar of object oriented programming that we need to use abstraction. Abstraction means that hide the complexity of the program. It's really simple. Hide the complexity of programs. We use solid principle. The most used term is SRP, single responsibility principle. सॉलिड में जो एस है उससे मुराद ये है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल दैट आवर वन फंक्शन विल परफॉर्म ओनली वन टास्क and it will not depend on other functions. That's the abstraction level of any program and SRP. Sarfaraz Sabaji, syntax is easier in high language. Yes. If I ask you what is syntax, syntax क्या है? सर मैं बताऊं? किसी और को भी बताने थे, आपको तो पता है, मुझे पता है, आप रीड करती हैं। ओके, थैंक यू सर। आप बता दें, अभी कोई नहीं बता रहा। सर बेसिकली ग्रामर के रूल जैसे होते हैं वैसे ही है, हमारे पास सिंटैक्स है, हमने फॉलो करना होता है। So code से जो हम It means program that बनाते we हैं, can say that we should write everything with structure and format in the programming languages. And if we anyhow break the structure and format of the code, the compiler or the interpreter will throw an Not error. understand. Yes. And what is semantics of code? Sir, what your question is? What is mean by semantic of code? हर चीज के सिमेंटिक्स होते हैं ना, जब भी आप कोई काम करते हो तो उसका Yes, कोई sir. ना कोई सिमेंटिक मीनिंग होता है। तो जब हम कोई कोड लिखते हैं तो उसके भी सिमेंटिक्स होते हैं, एक सिंटैक्स होता है, एक सिमेंटिक्स होते हैं। तो कभी आपने इसके बारे में पढ़ा है? सर पढ़ा है लेकिन मेरे माइंड में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा सिमेंटिक क्या है। Semantic means if you ask someone to do a work and give you the defined output that you know, and he is not giving the output that you want from him, it means that semantics, the programming code, the question that you ask him is very clear, but output is not according to the चॉइस, यानी कि जो आपकी चॉइस थी कि आउटपुट वैसी आनी चाहिए थी, वो आउटपुट आपको नहीं मिली। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक्स। ओके। बिहेवियर ऑफ कोड, आई थिंक ये भी ठीक है मुबशिर, बट मुबशिर आपकी ऊपर वाली बात, सिंटैक्स इज बेसिकली रिजर्व कीवर्ड, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सिंटैक्स से मुराद ये होता है कि स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ द लैंग्वेज दैट वी मस्ट यू क्या कहते हैं उसको, वी मस्ट नीड टू फॉलो राइट आवर प्रोग्राम्स। और जो बिहेवियर ऑफ कोड होता है, बिहेवियर ऑफ कोड से मुराद यही है, इफ वी हैव पुट 2 + 2 it must give us 4. If our program is running successfully but it's not giving 4, it means there is an semantic error. यानी कि हम प्रोग्राम से जो कुछ करवाना चाहते हैं वो सेम एज इट इज वही करके देगा हमें। अगर वो कुछ और करके देता है तो इट मीन्स कि प्रोग्राम तो रन कर रहा है, बट हमारे पास कहीं पे ऐसा बग है जिसकी वजह से वो डिफाइंड जो हमारी आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। दानियाल का जवाब बिल्कुल बेस्ट है।
मेरे पास भी ये अल्फाज नहीं थे। सिमेंटिक मीन्स व्हाट कोड एक्चुअली डज, सबसे बेस्ट आंसर है। बाज़-औक़ात अल्फाज नहीं आते हमारे पास तो। मेरे भाई नहीं आए अकील, ये आमिर नहीं है आज। अच्छा इधर ही हैं, टाइप कर रहे हैं। बात के साथ जी, बिल्कुल आवाज़ यस। क्लियर एंड लाउड है। अच्छा देखें जिस तरीके से जो है ना हमारे पास अलीशा जवाब दे रही हैं, तो सबको चाहिए कंट्रीब्यूट करें। मैसेज तो सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को फ़ास्ट भी करें एंड आई थिंक शी इज़ मोर क्या कहते हैं उसे जी, भी कमज़ोर है, इतनी अच्छी नहीं है। शी इज़ फार मोर फ़ास्ट देन मी। एक्सीलेंट। देखिए ना अच्छा लगता है जब आप स्टडी करके आते हो ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, आप उसका जवाब देते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यू आर पुटिंग सम एफर्ट विद मी, ठीक है ना? यस सर। थैंक यू सर। And it's not for the class and impressing me or other students. But the question is, when you sit in the class after reading something important, it means that you are preparing yourself for the next interview. इंटरव्यू के बगैर तो जॉब मिलने वाली नहीं ना। जब आप डेली की बुनियाद पर दोबारा चूज़ करके बैठेंगे, माइक ओपन करके जवाब देंगे, तो फिर आपके अंदर ये अभी तो हमारे पास किसी की वीडियो नहीं है ना। वी आर ऑल बिहाइंड द कर्टेन। हम भी तो थैंक यू सब सर। पर्दे के पीछे बैठे हैं ना। वी आर नॉट ओपन टू एनीवन एल्स, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज़ अगर हम लोग ओपन हो जाएँ, क्या हम इस तरीके से स्पीच कर सकते हैं? दैट्स वेरी डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ करियर। बीइंग अ डेवलपर या बीइंग इंजीनियर, सबसे पहली चीज़ आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए टू शो ऑफ योरसेल्फ। अगर हम खुद को शो ऑफ नहीं कर सकते, तो इट मीन्स दैट वी कैन नॉट प्रूव दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि वी नीड टू शो ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू सम क्या कहते हैं जी फायरवॉल, कुछ वी मस्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग फायरवॉल अराउंड अस व्हेन वी शो ऑफ आवरसेल्व्स, जस्ट लाइक वी इंस्टॉल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स or we manage the servers of any company or software house. Every server has some फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम ही यही होता है कि रेस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ इंटरनल एक्शंस को कि वो एक्सटर्नल एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, और कुछ एक्सटर्नल एक्शंस को बैन कर देते हैं कि वो एक्सटर्नल एक्शंस जो है ना इंटरनल एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को भी मैनेज करना चाहिए। आई थिंक अकील आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 9:04 PM हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह आपके और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हमें एक ऐसी स्किल सिखा दे, जिसकी मदद से हम लोग रिज़्क़ हलाल कमा सकें, और अगर हो सके तो हम उस इल्म की शम्मा को आगे भी फैलाएँ, ताकि हमारा इस्लामी मुआशरा इस काबिल हो सके कि वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। और वही मुआशरे जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे मुआशरों के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। अगर हम इस्लाम के कानून को उठाकर देख लें, इस्लाम का कानून भी ज़ोर देता है कि आपका बिज़नेस होना चाहिए, इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आइडियोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप किसी भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को वाइप आउट कर सकते हो और आसानी के साथ पीसफुल कम्युनिटीज़ बिल्ड कर सकते हो। दैट इज़ द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द इस्लाम। और उसमें इकोनॉमिक को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है दैट इज़ पावर।
अगर आपके पास पावर है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो जायज़ भी हो सकती है, नाजायज़ भी हो सकती है, बट हमें जायज़ कामों के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, इनमें से एक चीज़ है कि 1-1 होता है और 2 11 होते हैं। आई थिंक ये मुहावरा है हमारे पास एक। जैसे आज हम 6 से 7 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 टू 7 माइंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और शुरू के अंदर मैंने एक बात की थी, हम में से हर कोई हर चीज़ नहीं जानता, लेकिन हम में से हर कोई थोड़ा बहुत जानता है। अगर हम अपना थोड़ा बहुत नॉलेज एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो हम सब बहुत सारा नॉलेज सीख सकते हैं। नॉलेज सिर्फ़ सीखा नहीं जाता, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने की भी फ़ील्ड्स होती हैं। अगर आपने पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से नॉलेज सीखा है, तो उसको आपने अपनी ज़ाती लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है ऑन योर ओन बॉडी। ठीक है जी? ऑन योर ओन थॉट्स। आपको अपनी बॉडी और थॉट्स के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आपने कोई टेक्निकल स्किल सीखी है, उस टेक्निकल स्किल को आपने किसी इदारे के अंदर काम करते हुए, किसी फर्म के अंदर काम करते हुए, किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए इम्प्लीमेंट करना होता है। और वहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और उसमें आपके पास कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ टीम मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। टीम मैनेजमेंट से भी एक अच्छा लफ्ज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट। अगर आप पीपल मैनेज कर सकते हो तो आप सीईओ बन सकते हो, आप टीम लीड बन सकते हो, ठीक है? आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। अगर आपको पीपल मैनेजमेंट नहीं आती, तो फिर कोई और बंदा आकर आपको मैनेज करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आज सीख लो और दूसरों को मैनेज करो, या फिर दूसरे लोग कल को आपको मैनेज करेंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो इसी सिलसिले की कड़ी के अंदर भाई आमिर ने ये कम्युनिटी बिल्ड की, के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स करवाए गए, जिनके अंदर स्किल्स सिखाई गई। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पिछले 10 दिन से ये जो सिलसिला जारी हुआ, इसका भी मकसद यही है, जो कुछ आपको यहाँ पर लिखकर या बोलकर सिखाया जाता है, वो आप लोग अपने दिमागों के अंदर बिठा लें और फिर उसको प्रैक्टिस में लाएँ। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपके वो जो स्किल आप सीख रहे हो, वो शार्प होगी, और जितनी ज़्यादा शार्प स्किल होती जाएगी, उतनी शार्प आपकी पर्सनैलिटी और आपका माइंड होता जाएगा। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी जगह जाकर खुद को भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, अपनी स्किल का दिफ़ा भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, तो वो स्किल होनी चाहिए कि आप उस स्किल की मदद से जो है ना, अपनी मर्न स्टैक डेवलपर की पर्सनैलिटी को प्रूव कर सको। अगर आप कहते हो मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या कुछ कर सकती है। सिर्फ़ आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर आपको कहा जाता है कि आप एक फ़ंक्शन बनाकर हमें दिखाएँ, जो 1 टू 19 तक कोई से ऐसे 5 डिजिट उठा ले, जिनका आंसर 50 आए। अगर 50 आंसर नहीं आता, कोई मीनिंगफुल मैथमेटिकल आंसर उसका निकाल के हमें दे। ठीक हो गया जी, तो इस हवाले से आप लोगों ने सीखना है इन चीज़ों को। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, जिनमें हार्डवेयर थी, में ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ collection of system softwares and utility softwares. Inside the operating system, the core part is kernel that has the responsibility to perform all the control units. And all these tasks are performed inside the CPU. That is called the control processing unit. उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती कंप्लीटली,
हमारी प्रॉब्लम्स को, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मैदान में आए, जिनके अंदर टॉप लेवल पे जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर जब बिजनेसेस की बात करते हैं, वहाँ पर क्विक बुक्स, एक्सेल और इसके अलावा सम लेजर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, जिनमें हम अकाउंटिंग का सारा काम करते हैं। फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आए जिनकी मदद से हम लोग अपने पूरे सॉफ्टवेयर हाउस को, पूरी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते, जिनमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास पेरोल सिस्टम्स आ जाते हैं, जिनमें एम्प्लॉयज़ की हम पेस का काम करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है। आई एम सॉरी। अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सीखेंगे, कल को हम लोग जावास्क्रिप्ट से नेक्स्ट स्टेप लेवल तक जा सकते हैं। ये सब बातें बताने का आपको मकसद क्या होता है? ये नहीं होता कि मैं इनमें से हर एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी फील्ड का पता होना चाहिए। आप जाओ मीडियम पे, क्या मीडियम पे जाके आप सर्च करो कि बैंकिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकमिंग एन इंजीनियर। अगर आप डेली सिर्फ इंजीनियरिंग डिज़ाइन सिस्टम्स को रीड करोगे तो 6 महीने के बाद आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप बैठकर खुद से कोई डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन सिस्टम की टर्म बड़ी फैसिनेटिंग टर्म है। आप बोलेंगे पता नहीं मैं इसमें क्या बला शामिल होगी। इसमें कोई बला शामिल नहीं होती। इसमें यही हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और फिर हमारे पास होते हैं प्रोडक्शन लेवल के सॉफ्टवेयर्स, जिनमें हम कोड लिखते भी हैं, डिप्लॉय भी करते हैं, रन भी करते हैं, एप्लीकेशन को कंट्रोल भी किया जाता है, उसके मैट्रिक्स भी लिए जाते हैं कि वो कैसे चल रही है, कौन सी रिक्वेस्ट कब आई, किस मुल्क से आई, किस जगह से आई, किस आईपी एड्रेस से आई, हर एक चीज़ वही होती है सेम। अगर आपको ज़्यादा शौक है इसके अंदर तो आप जाओ, आप जाकर गूगल के ऊपर लिखो, अपने नोटबुक के ऊपर ये बात लिख लें, नेटफ्लिक्स इंजीनियरिंग ब्लॉग, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्राइप, STRIPE, स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ब्लॉग, इसको आप स्टडी करो। जाओ आप लिखो एक्स इंजीनियरिंग ब्लॉग्स, ट्विटर का भी अपना इंजीनियरिंग का ब्लॉग है। उसमें वो बात करते हैं कि हमने जो सिस्टम बिल्ड किए हुए हैं बेसिकली वो काम कैसे करते हैं और उनके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है और आपने तलाश करना है कि जावास्क्रिप्ट वहाँ पर और नोड.js कहाँ पर इस्तेमाल हुई और उनके अंदर सिस्टम्स क्या काम करते हैं। ये देखें 6 महीने तक लोग इसको सालों साल तक स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको किसी रोड मैप का पता ही नहीं होता और मैं गाए-बगाए आप लोगों के सामने तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स हैं वो रख देता हूँ। ये रोड मैप है। इस रोड मैप को आपको डेली बेसिस पे जाकर क्या करना पड़ता है जी? स्टडी करना पड़ता है। इस टाइम हम लोग पहुँचे थे रेपल पर और रेपल से आगे हमने कहा था कि IDE को हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे में। तो देखते हैं कि IDE हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हम बोलते हैं जी, IDE से मुराद ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये हम लोग यूटिलाइज़ क्यों करते हैं और इसके हमारे पास फ़ायदे, वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर हम लिखने बैठ जाएँ तो तकरीबन 30 से 40 फ़ायदे हो सकते हैं। बट मैं आप लोगों के सामने कुछ ख़ास किस्म के इसके फ़ायदे रखूँगा, ठीक है जी? ईज़ी टू मैनेज आवर कोड बेस,
यानी कि हमारे कोड बेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हुए अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और वो जो फाइल्स होती हैं, वो एक लैंग्वेज की नहीं होती। उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स की फाइल्स होती हैं, कुछ जेसॉन की होती हैं, कुछ टाइपस्क्रिप्ट की होंगी, जो कुछ हमारे पास जावास्क्रिप्ट की होंगी, कुछ एमडीएक्स की होंगी, ठीक है जी? और कुछ टीएक्सटी की फाइल होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हमारे पास मौजूद होंगी, जिनको हम लोग मैनेज करते हैं और फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ से हम लोग वो सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, ईज़ी टू राइट कोड, आसानी के साथ हम लोग कोड लिख सकते हैं। सिंटैक्स हाइलाइटिंग होती है, हम लिखते जाते हैं और हमें ये बताता है कि जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसका सिंटैक्स कैसा होगा, फंक्शन का, हर एक चीज़ का। ऑटो कंप्लीशन का भी इसके अंदर टास्क होता है। ऑटो कंप्लीशन बोलते हैं, जब भी आप कोई लफ्ज़ लिखते हो ना, आपको वो प्रेडिक्ट करके पूरा लफ्ज़ बता देते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर जीमेल के अंदर आजकल ये सिस्टम है कि अगर आप वहाँ पर लिखते हो, ठीक है, थैंक यू, तो आगे ऑटोमेटिकली आ जाता है सो मच। अगर आप लिखते हो उसके अंदर आई विल, तो अप्लाई, तो आगे से वो डिटेल जॉब की बता देते कुछ ना कुछ। इस तरीके से हमारे पास ऑटो कंप्लीशन काम करती है। उसके बाद है जी लिंटिंग। लिंटिंग कहती है, क्या कहते हैं इसे जी, फाइंडिंग एरर्स ड्यूरिंग राइटिंग कोड। जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो उसी वक्त ये हमें बता देती है कि आपके कोड के अंदर क्या एरर आ रहा है। फॉर्मेटिंग, ठीक है जी, इट फॉर्मेट्स, फॉर्मेट के लिए मैं अच्छा सा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ब्यूटीफाई आवर कोड फॉर ईज़ी फॉर रीडबिलिटी। कोड को अच्छे तरीके से रीड करने के लिए उसको ये क्या करता है जी, फॉर्मेट करता है। फिर ये टाइप चेकिंग भी करता है। टाइप चेकिंग क्या है? ये एक जी स्ट्रिंग है, नंबर है, इंटीजर है, फ्लॉट है, ठीक है जी, बूलियन है, या क्या इसकी टाइप आती है जी। आगे हम देखते हैं डेटा टाइप्स। फिर हम इसकी मदद से डीबगिंग भी कर सकते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। तो बहुत ईज़िली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने कोड की, और इंस्टॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस टू वर्क फास्टली। तो हम अपने काम को फास्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक्सटेंशंस की मदद से हम अपना कोड आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर हम इसको जाकर देखते हैं कि शुरू के अंदर आपको कौन-कौन सी एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं। नंबर 1 ये चीज़। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यानी कि सीएलआई मिल जाता है, और आसानी के साथ आप अपने कोड को रन भी इसी के अंदर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको एक्सटर्नल सीएमडी ओपन करके अपने कोड को जो है ना रन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ये हमें सर्वर्स भी प्रोवाइड करता है। क्या? सर्वर्स। इसमें लाइक मैं कह सकता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट सर्वर। टाइपस्क्रिप्ट का सर्वर क्या काम करता है? बिहाइंड द सीन सारा कुछ परफॉर्म करते हैं और आपकी टाइप चेकिंग करते हैं। जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखा दूँगा। ठीक है जी। आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हो तो वो भी ये चेकआउट आपके पास करता है। इसके साथ हमारे पास ये गिट की सहूलत भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड गिट फंक्शनैलिटी टू इजीली मैनेज द वर्जन वीसीएस वर्जन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का जो वर्जन होता है उसको मैनेज करने के लिए भी ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या होता है जी? हाँ जी, तो बता सकते हैं? चलें, ये सिंपल मैंने आपके सामने रखे, आप इन्हीं को लेकर आगे अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि इसके अलावा हम लोग जो है ना, क्या कुछ कर सकते हैं
IDEs की मदद से। मैंने इनको मैसेज कर दिया, आप ChatGPT से या गूगल से पूछ सकते हैं। कुछ चीदा-चीदा बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो अब IDE हम कौन-सा यूज़ करने वाले हैं? मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे VS। यहाँ पर आकर लिखता हूँ VS कोड। मेरे पास सबसे पहले यही आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड, द ओपन सोर्स AI कोड एडिटर। इसके अंदर कोपायलट आता है, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास विंडो ओपन होगी, आप इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करोगे और VS कोड को क्या कर लोगे जी? ओपन कर लो। जब आप VS कोड को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक इंटरफेस ओपन आएगा, जिसकी एक फाइल है वेलकम फाइल। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो वॉक थ्रू दिखाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो उसमें कहते हैं कस्टमाइज़ योर VS कोड एडिटर, लर्न फंडामेंटल्स के VS कोड कैसे यूज़ करना है। गिटहब कोपायलट, गेट स्टार्टेड विद C++। अब C++ का कोड लिखना स्टार्ट करो या पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट कर दो। इनकी तरफ आपने फिलहाल नहीं जाना। नेक्स्ट होता है कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट है रिसेंट में, जो आपने रिसेंटली हमने इसको एडिट किया है, जस्ट लाइक लिस्टिंग ऐप बैकएंड फाइल्स, रिएक्ट इंटरव्यू, ठीक है जी, टेस्ट ट्रेड नेक्स्ट बैकएंड एंड मोर। और ऊपर है जी, आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, एक फाइल किसी को ओपन कर सकते हो, फोल्डर को ओपन कर सकते हो, गिटहब की कोई रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो, गिटहब से कनेक्ट कर सकते हो इसको किसी रिमोट वर्क स्पेस के साथ, जनरेट कर सकते हो न्यू वर्क स्पेस को। हम सीखेंगे कि वर्क स्पेस का क्या पर्पस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट द क्वेश्चन इज, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल B प्रेस करूं तो मेरे पास इसकी ये वाली साइड बार ओपन हो जाती है, और इस साइड बार के अंदर भी देखें बहुत सारी चीजें हैं। ये फिर सर्च है, ये फिर गेट है, फिर ये हमारे पास डिबगर है, फिर हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, फिर ये प्रिज्मा है जो हम यूटिलाइज करते हैं बैकएंड में, फिर हमारे पास लाइव शेयर है। हम अपने VS कोड को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी कोड लिखोगे, मैं भी कोड लिखूंगा। फिर नीचे जी थंडर क्लाइंट है, जो मैंने एक्सटेंशन, ये भी एक्सटेंशन है, लाइव शेयर की भी एक्सटेंशन है, और प्रिज्मा की भी एक्सटेंशन है। बाकी ये जो ऊपर वाली 4 चीजें हैं ना, 5, ये वाली, ये बिल्ट इन आती हैं VS कोड के अंदर। सबसे पहले है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करते हो। उसके अंदर 100 फाइल्स हैं, 50 फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जितने भी हैं वो इस एक्सप्लोरर के अंदर ओपन होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लेकर आऊं तो आप देखेंगे इसकी कमांड है शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट E। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट E प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ग्लोबल सर्च ओपन हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करेंगे तो गिटहब वाला ऑप्शन ये वाला ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट X प्रेस करेंगे तो एक्सटेंशंस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और आई थिंक डिबगर, कंट्रोल शिफ्ट D करेंगे तो डिबगर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पांचों कमांड्स का पता होना चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा किसको यूटिलाइज करो जी, अपने कीबोर्ड को, VS कोड। तो हमारे पास क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर, ये क्या करता है, कंटेन्स फाइल्स ऑफ प्रोजेक्ट, कंटेन्स फोल्डर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है जी, ग्लोबल सर्च होती है। इट सर्च एनीथिंग इन द कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स, हर जगह ये तलाश करता है उसके अंदर, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या होती है जी, एक्सटेंशंस, बल्कि गिट हब है, ठीक है जी। गिट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी टू
add, commit and push code to remote repo। ये बातें आपने लिख ली, ये आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है हमें। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक्सटेंशंस। इंस्टॉल एक्सटेंशंस that enhance the functionality of our VS Code to perform different kinds of कह सकते हैं जी एक्शंस। वो फॉर्मेटिंग की भी हो सकती है, वो फंक्शनैलिटी की भी हो सकती है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, we use this to debug our code by running code line by line। अब फाइल एक्सप्लोरर की कमांड हमारे पास कौन सी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस ई। ग्लोबल सर्च की कौन सी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस एफ। गिट की कौन सी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस ई। और एक्सटेंशंस की कौन सी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस ई। डिबगर की कौन सी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस ई। ठीक है जी। तो ये सिंपल है हमारे पास VS कोड। ये 5 चीजों का आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है, जहां पर हमारे पास कोड मैनेज होता है। इस वक्त जो हम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करेंगे वो फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है जी। कौन सा, एक्सप्लोरर का, क्योंकि यहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने गुजारना है ड्यूरिंग लर्निंग जावास्क्रिप्ट। और डीबगर को भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। बट इतना तो आपको पता चल गया VS कोड की 5 चीजों के बारे में। हम ये वेलकम फाइल को क्लोज कर देते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली फिर अपने कोड के ऊपर कहाँ, आपके पास सारी चीजें होंगी यहाँ पर, जहां पर मेरा अभी माउस है। मेरे पास मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, तो मैंने इसको मिनिमाइज किया हुआ है, सारी चीज़ों को मिनिमल बनाया हुआ है, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए कोड करने के लिए। ठीक है जी। आप भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से देख लो, इसको मैं ऑफ यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे भी लेकर जा सकता हूँ। टर्मिनल ओपन होता है, इसमें देखें प्रॉब्लम्स है, आउटपुट है, डीबग कंसोल है, टर्मिनल है और पोर्ट्स है। इसमें जो इस वक्त हम ज्यादा काम होगा हमारा, वो टर्मिनल के अंदर होगा और आउटपुट के अंदर होगा। तो जो कोड हम लिखेंगे उसका आउटपुट हम यहाँ पर देखेंगे। मुख्तलिफ यहाँ पर भी एक्सटेंशंस का कोड आ रहा है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास नोड के लिए इंस्टॉल होती है, तो वो इंस्टॉल नहीं, हम इंस्टॉल करेंगे। नोड के लिए हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे, हमारा आउटपुट यहाँ पर शो होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी। अदरवाइज टर्मिनल के अंदर हम लोग रन कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर भी मैं AI को यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोड, तो यहाँ पर देखोगे नोड का रेपल ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल है, क्योंकि ये टर्मिनल है। अगर मैं टर्मिनल बोलूँ या CMD बोलूँ या पावर शेल बोलूँ या गिट बैश बोलूँ, आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस की, जहां पर हम लोग कमांड इंटर करके रन करते हैं और कोई एक्शन परफॉर्म होता है। बहुत सारे जो मेरे पास शेल्स मौजूद हैं, वो ये उनकी फहरिस्त मौजूद है। पावर शेल, गेट बैश, कमांड प्रॉम्प्ट, 1 2, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, डीबग, टर्मिनल, ठीक है जी। और मैं इनको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्लस पे आऊं, तो यहाँ पर देखो अभी ये मेरे पास एक है, 2 हो गए हैं। मैं और करूंगा तो मेरे पास एक और भी आ जाएगा। यहाँ से फिर मैं इसको डिलीट भी कर सकता। अभी तक तो फाइल तो हमने कोई क्रिएट नहीं की, तो वो हम आगे जाकर करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग पहले मेंटल मॉडल अपनी जावास्क्रिप्ट का भी बिल्ड कर लें, तभी आगे की तरफ चलते हैं हम लोग।
VS कोड तक आपकी थ्योरी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जी, जो जावास्क्रिप्ट की हमारे पास क्या थी जी, बेसिक्स थी, वो हमारे पास क्या है जी कवर हो गई, मेन प्री रेक्विजिट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को देखते हैं। ठीक है। बेसिक्स के अंदर अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ यहाँ पर एक, ताकि आप लोग प्रोग्रामर बनने जा रहे हों, लेफ्ट पे भी लेकर आ सकते हैं, जहाँ आपका मन करे आप ला सकते हो। मुझे राइट साइड पे अच्छा लगता है तो मैं राइट साइड पे रखता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन इज के जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, सबसे पहली चीज हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? वेरिएबल्स, वैल्यू स्टोर करने के लिए, आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। बताते जाए, अरे अब तो सबके आंसर आ गए हमारे पास, तो ठीक है, बट बेस्ट आंसर अगेन अलीशा की आनी क्या कि वी नीड सम प्रॉब्लम। तो हमेशा हमारा प्रोग्राम जो भी स्टार्ट होता है ना, वो प्रॉब्लम से होता है। मतलब क्वेश्चन इज, जब हम प्रॉब्लम लिखते हैं तो उस प्रॉब्लम के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है? जल्दी बताएं, आप बताते जाओगे तो यहीं से आपका माइंडसेट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता चल गया अगर हम लोग प्रॉब्लम्स, हमें ये पता प्रॉब्लम है क्या? हम पे मेरी बात सुनिए, आपके पास एक प्रॉब्लम आपके सामने आई रिटर्न आ बट इट मीन्स के कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, हम लिख लेते हैं जी। तो कंप्यूटर ने इतना ज़्यादा काम किया ही यही था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें प्रॉब्लम दी जाती है तो उस पे हमने क्या करना होता है, कोई प्रोग्राम लिखना होता है। क्या लिखना होता है जी? और उससे कोई चीज़ हमने आउटपुट के तौर पर भी लेनी होती है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है नेक्स्ट? अच्छा, प्रॉब्लम्स को मैं 2 चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी? आप लोगों की आसानी के लिए।
इसको मैं कहता हूँ जी प्रॉब्लम इटसेल्फ, ठीक है जी। वो प्रॉब्लम है क्या इटसेल्फ, उसके अंदर और कुछ नहीं होगी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, सर दर्द है। क्या है? सर दर्द। अब द क्वेश्चन इज उस सर दर्द के अंदर क्या चीज हमें प्रोवाइड की गई है, इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक हो गया जी। यानी कि कोई ना कोई रीजन होगी उस सर दर्द की। और बेसिकली रीजन क्या होती है? सर का दर्द, टेंशन। है जी हमारे पास डाटा। यानी कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो याद रखें उस प्रॉब्लम के अंदर एक डाटा छुपा होगा। उस डाटा को अकील भाई वाली बात ही कि हम रॉ डाटा भी बोल सकते हैं और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट डाटा भी बोल सकते हैं। हाँ, द फर्स्ट डाटा पॉइंट दैट वी रिक्वायर टू प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर डाटा इन्वॉल्व ना हो। विदाउट डाटा देयर इज नो प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ठीक है जी। विदाउट डाटा जो है ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया की। ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आपको पता है कोई भी आपके सामने आएगी आप उस समझ लोगे। द रियल इज कि आपको डाटा को समझना है। मे बी कुछ लोग आर्टिकल्स आप लोग स्टडी करें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज कि हमारा माइंड इतना कैपेबल है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। बट द क्वेश्चन इज कि उसको उस प्रॉब्लम का डिसीजन मेक करने के लिए जो डाटा होता है ना उस डाटा को प्रोसेस करना नहीं आता। बात को बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने। हम लीड कोड पे जाते हैं ना, या नीट कोड पे जाते हैं, या कोड वॉर्स के ऊपर जाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं कंपटीशन के लिए। तो वहां पे जब हम कोई प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हम प्रॉब्लम समझ आते हैं, हम प्रॉब्लम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बट उस प्रॉब्लम के अंदर जो डाटा दिया जाता है ना, हमें उस डाटा के बारे में इल्म नहीं है और उस डाटा को प्रोसेस करने के जो मेथड्स हैं हमें वो भी नहीं पता। ये मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू बिगिनर लेवल के डेवलपर्स के साथ ये होता है। उनको पता तो चल जाता है अच्छा यार हमने ये काम करना है, लेकिन द क्वेश्चन इज अब कैसे करना है। अब कैसे करने के लिए जो ना पहली चीज डाटा है। तो इट मीन्स फर्स्ट नीड टू रीड द प्रॉब्लम एंड फाइंड द डाटा पॉइंट्स इनसाइड दैट प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने उस डाटा को अलहदा कर लेना है और प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसको अलहदा कर लेना है। अभी मैं कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखने वाला नहीं हूं, अभी मैं आपको एक माइंड सेट दे रहा हूं। आप ये नोट्स बनाओगे और जाकर चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करोगे तो वो आपको मजीद खोल के बता देगा। मेरा मकसद है आप लोगों को एक पेव रोड प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम के अंदर कुछ डाटा पॉइंट्स होंगे और प्रॉब्लम इटसेल्फ होगी, यानी कि थीम ऑफ प्रॉब्लम होगा आपके पास। अब उस डाटा के अंदर क्या होगा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होगा, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख लें ये बात, ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग इज डाटा टाइप्स। अक्सर स्टूडेंट, अक्सर प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थ्रू कोडिंग
उसकी रीज़न ये है कि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के अंदर जो डेटा टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं, वो उसकी इन एंड आउट्स को नहीं जानते। उसको जो प्रोसेस करने के कुछ बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ वो कस्टम लिखता है मेथड्स। जब उसको बिल्ट इन मेथड्स का ही नहीं पता तो वो कस्टम मेथड्स खाक से लिखेगा। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट काम आपका क्या है कि आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप्स को घोल के पी लेना है। हम भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारा जी? प्रॉब्लम वाला। इसको हम लोग क्या करते हैं जी? ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? हमने चलना है डेटा से। कहाँ से चलना है जी? अब हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। क्या पढ़ रहे हैं जी? जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं जी? और क्या होती हैं जी हमारे पास? Non-primitive. राइट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या हम इनको बोलते हैं रेफरेंस्ड डेटा डेटा टाइप्स। अभी हम नेक्स्ट बात नहीं करने वाले, यहाँ यहीं पर हम लोग रुकते हैं। अब द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम जो प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे, बात को बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे, वो कहाँ पर स्टोर होंगे और कैसे स्टोर होंगे, मेरा आपसे सवाल है। Variable declare करके। ठीक है, नेक्स्ट कोई बंदा बताए जी। फंक्शंस में अगेन वन मोर। सर हीप या स्टैक के अंदर जाएंगे दोनों। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों में से अलग अलग कंडीशनें याद नहीं आ रही, लेकिन हीप और स्टैक में जाते हैं। ठीक है जी, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने फास्ट एपीए में बड़े इसको तगड़े तरीके से पढ़ा था, आई थिंक। सर बिल्कुल सही कहा आपने। उसके नोट्स मेरे पास पड़े होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, वेरिएबल्स, मेमोरी, रैम, मेमोरी। अच्छा ठीक है, आपकी बात चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं फिलहाल। ये मैं लिखूंगा कहाँ पे डेटा पॉइंट्स? तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें जब हम डेटा डालते हैं तो डेटा टाइप इसलिए डालते हैं कि वो समझ सके कि किस किस्म का डेटा है, तो वहां पर सेट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रेडी बैठिएगा, ठीक है ना? बातों को जरा दिमाग को हाथ से रखें। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी अलीशा क्या। अभी मैंने खोल लिया, यहाँ पे आईडीई मेरे सामने ओपन है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। एम आई राइट? यस सर। अब बताओ, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख सकता हूँ? नो सर, यू हैव टू No. क्रिएट अ फाइल। हम्म, तो जाहिर जावास्क्रिप्ट बात की है फाइल कि बनानी पड़ेगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक्सीलेंट। द क्वेश्चन इज
कि मैं जो भी डाटा पॉइंट या प्रोग्राम लिखूंगा ना, मुझे वो फाइल में लिखना पड़ेगा, मुझे फाइल में यस सर। लिखना राइट पड़ेगा। राइट करना मैंने पड़ेगा। आपको शुरू में बताया था कि इन कंप्यूटर वर्ड एवरीथिंग स्टोर ऑन द डिस्क इन द फॉर्मेट ऑफ फाइल। यस सर। तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होती है ना स्टोरेज डिवाइस के अंदर, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे मेमोरी कार्ड है, चाहे जो कुछ भी है, वो फाइल में होती है। उस फाइल की कोई ना कोई टाइप होती है, वो अब हम बाद में डिस्कस करते हैं। यस। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहले एक ओपन फोल्डर करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं बना लेता हूँ एक फोल्डर और उसका नाम दे देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2026 और इसको मैं अब ओपन करने लगा हूँ। जब भी आप लोगों ने काम करना है ना इसमें, तो आपने हमेशा फ़ोल्डर बनाकर ओपन कर देना है, ठीक है जी? और मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखें मेरे पास इट्स नॉन इश्यूज विद गिटहब कोपोलेट विद अपडेट वेस कोड। ओके, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल टेन। नो, मैं कमांड भूल चुका हूँ। एक चीज़ मैं लाना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। चलें, कमांड मैं भूल गया हूँ उसकी। ये देखें सामने आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2026 लिखा हुआ है। ये करंट मेरा फोल्डर ओपन है। इसको बोलते हैं रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। क्या बोलते हैं इसको जी? प्रोजेक्ट फोल्डर। समझ आ गई यहाँ पर? इसके सामने अगर आप देखेंगे तो 4 बटन्स बने हुए हैं। कितने? पहला है न्यू फाइल क्रिएट का, दूसरा न्यू फोल्डर का, तीसरा रिफ्रेश का और चौथा है जी कोलैप्स फोल्डर्स इन एक्सप्लोरर का। इसको इन 2 का हम बाद में देखते हैं। जो 2 अहम है वो ये है, न्यू फाइल और फोल्डर। फोल्डर। अब ये जो 2 बटन्स हैं, इनसे जो चीज़ भी क्रिएट होगी ना, वो इस रूट फ़ोल्डर के अंदर होगी। इस रूट फ़ोल्डर के अंदर होगी। बिलफ़र्ज़ मैं एक फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जो खाली स्पेस है, कौन-सी? ये वाली खाली स्पेस, यहाँ पर, तो यू विल सी यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने। अगर मैं सिंगल करता हूँ, तो यू विल सी कि एक लाइन बनकर आ गई है बॉक्स। तो इट मीन्स कि ये जो जगह है, इसके अंदर जो चीज़ भी मैं क्रिएट करूँगा, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगी मेरे? डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये ओपन कर देता है मेरे लिए एक इनपुट। यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा? कोई फ़ाइल बना सकता हूँ डायरेक्ट, डबल क्लिक करके। क्या करके जी? डबल क्लिक डबल करके। या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझसे पूछेगा तो मैं बना दूँगा index.js की फ़ाइल। इसकी अभी मैं यहाँ से आगे नहीं जाने वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, अब्दुल अली कह रहे हैं जी, अली भाई हमें कह रहे हैं जी इसको लेफ्ट पे रखें, तो मैं क्या काम करता हूँ जी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मूव साइड बार टू लेफ्ट पे आगे। दैट्स इट। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने आप लोगों से किया था कि वी नीड डाटा पॉइंट्स और दोस डाटा वी राइट इनसाइड अ फाइल एंड फाइल स्टोर इनसाइड हार्ड डिस्क। बात को मद्देनजर रखना है आप लोगों ने। यहाँ से हमारे पास किसी भी चीज़ का क्रिएशन फेस और एग्जीक्यूशन फेस नेक्स्ट समझने में आप लोगों को आसानी होगी। हमारे पास क्रिएशन फेस ऑफ वेरिएबल कब होता है, एग्जीक्यूशन फेस ऑफ वेरिएबल कब होता है और कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से अंडरस्टैंड होंगी। कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप जाकर रिसर्च करोगे। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी डाटा डिक्लेयर करने के लिए हमें फाइल का होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है। वो फाइल किसकी होगी? जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। यहाँ तक हमारी बात डन हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं जी वापसी अपने स्क्रीन पर। अब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, उनके अंदर कितनी टाइप्स हैं? 6 ऑलमोस्ट। जिनमें स्ट्रिंग है,
नंबर है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल। ये जो हमारे पास डाटा है इनको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है जी। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की सबसे पहली खासियत क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ हर एक चीज पढ़ाऊंगा। हवा में सिंपल ये नहीं कि बस स्ट्रिंग आए, इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड आल्सो द इनसाइड द बैकटिक्स वी राइट एनीथिंग between these three things is called a string। हम स्ट्रिंग को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हर डाटा का बिहेवियर चेक करेंगे, हर डाटा टाइप्स के क्वर्क्स ऑफ डाटा टाइप्स भी चेक करेंगे, कहाँ पर वो डाटा जाकर ब्रेक होता है। जब इन सब चीज़ों का आप लोगों को पता होगा तो जो भी आप प्रोग्राम लिखने बैठोगे, किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होने वाली। हमने 2 महीने पीरियड अगर जावास्क्रिप्ट का रखा है तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। कोई इतनी बड़ा चीज़ ये नहीं है, बट यू नीड टू फोकस। जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, इसके नोट्स क्रिएट करके ना, अगर आप जाकर रीड करोगे, नोट्स उठाओ अपने चैट जीपीटी को दे दो, ये मेरे नोट्स हैं, just make them structured so that I can learn more and more within minimum time period। ठीक है जी। आवाज क्लियर है मेरी? यस ये सर क्लियर है। Clear। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और रेफरेंस्ड डाटा टाइप्स। इनके अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है जी? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जी एरेज, Map। फिर ऑब्जेक्ट, मैप, सेट और फंक्शंस। कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर मैथ भी शामिल है, जिनके अंदर डेट भी शामिल है हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, वो बाय रेफरेंस होते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि बाय रेफरेंस कैसे होते हैं। देखते हैं इसकी मैं एक इमेज उठा लेता हूँ। कौन सी इमेज उठा लें हम लोग? अब रैम आ चुकी है। ठीक है, ये जो जितने भी डाटा टाइप्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं और जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, बात कहाँ से चली थी? फाइल से। कि जो भी चीज लिखी जाएगी ना, कॉन्स्ट माय नेम इज इक्वल टू ताहिर खान। ठीक है जी। कॉन्स्ट कोर्स क्या है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग T26। और उसके बाद क्या है जी? कॉन्स्ट प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, अब बैकटिक के अंदर मैं लिखूंगा जी प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज। अब ये तीनों की तीनों चीजें स्ट्रिंग है जो कि मैंने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर रखी हैं। अब जब मैंने इनको लिखा तो ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर मेरा ये है, एक डॉट आ चुका है, इस पे क्रॉस भी आता है। ठीक है, क्या बन के आ चुका? अब सेव करो। अब मैं इसको सेव करूंगा, जो ही मैं कंट्रोल एस। अच्छा, हो जाएगी। ओके, इंटरनेट का इशू है आई थिंक। तो मैंने इससे मुराद ये है कि कुछ फाइल के अंदर आपने लिखा है और वो अनसेव है, आपने इसको सेव करना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो फाइल पड़ी हुई है वो
यहाँ पर पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर देखो फाइल तो मैंने यहाँ पर फाइल index.js की हुई है, क्रिएट मैंने की हुई है, लेकिन अभी तक मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर वो फाइल नहीं गई। जी अकील बताओ। हमारे पास तो सही आ रही है। अच्छा देखें आप गौर से, हमने फाइल VS कोड के अंदर क्रिएट की है, क्रिएट करके मैंने रखी, मैंने 3 डाटा पॉइंट्स उसके अंदर क्रिएट किए हैं। लेकिन जब मैं जाता हूं अपने फोल्डर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 226, बट ये और है अनफॉर्चुनेटली, ये 2 फोल्डर्स क्रिएटेड है, इसके अंदर हमारे पास ये फाइल क्रिएट हुई पड़ी है। अब मैं इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूं विद नोटपैड के अंदर, ये 3 चीजें मौजूद है, ठीक है, और वापसी में आता हूं और मैं इसको यहां से करता हूं कट, अभी भी ये 3 चीजें यहां पर मौजूद है, यहां से डिलीट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको क्या करता हूं, अगेन यहां से दोबारा क्लोज करता हूं और अगेन ओपन करता हूं, अभी भी ये यहां पर मौजूद है, हालांकि मैंने यहां से इसको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन किया है कि इनको डिलीट करने के बाद मैंने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, और कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद जब तक मैं अपनी फाइल को सेव नहीं करूंगा, अब यहां पर देखें वो चली गई हैं। तो इट मीन्स कि जो चीज मैं फाइल क्रिएट करता हूं, फाइल स्टोर होती है मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर, और जो प्रोग्राम मैं लिखता हूं वो उस फाइल के अंदर स्टोर होता है, और उस फाइल को न्यू डाटा के साथ अपडेट करने के लिए मुझे फाइल का सेव करना बहुत ही जरूरी है। इट मीन्स कि जब भी कोई भी फाइल मैं क्रिएट करूंगा तो वो कहां पर स्टोर होगी, इसको भी देख लेते हैं साथ, ठीक है जी। SSD हार्ड ड्राइव, मैंने क्या किया जी, एक फाइल क्रिएट की, उसका नाम मैंने रखा index.js। अब मैं ज्यादा जो है ना बॉक्सेस नहीं बनाता, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स डॉट, अच्छा ये क्यों चली गई, शायद कोई इशू हो उसके अंदर, मैं इसको जब भी मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा, ये मेरी फाइल है, ठीक है जी, इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने क्या क्रिएट किया जी, कॉस्ट नेम इज इक्वल टू ताहिर, ठीक है। तो ये फाइल जो स्टोर होगी कहां पे होगी जी, यहां पे स्टोर होगी। इसको मैं चलता हूँ रीऑर्डर करके बैकवर्ड कर देता हूँ, हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होगी, और इस फाइल के अंदर में, और मेरे पास इस फाइल के अंदर जो डाटा होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है जी, रन करना है। क्या करना है, जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो ये फाइल कहां से उठ के आएगी, हार्ड ड्राइव से उठ के आएगी, ठीक है, और कहां पर जाएगी, रैम में जाएगी। गौर से देखना है आपने, ये समझ लो जो फाइल मेरी ओपन है ना, ये कहां पर ओपन है, VS कोड के अंदर ओपन है।
सॉरी, मैं इसका बॉक्स बना लेता हूँ। मैंने फाइल को ओपन किया हुआ है VS कोड के अंदर, उसके अंदर कोड मैं लिख रहा हूँ, वो कोड सेव हो रहा है मेरी हार्ड ड्राइव के ऊपर। जब मैं उस फाइल को रन करता हूँ टर्मिनल में, टर्मिनल कहाँ पे जी? कंट्रोल J, ये वाला टर्मिनल, और मैं यहाँ पर आकर क्या लिखता हूँ, console.log my name, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा node index.js, मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। जब तक मैं इस फाइल को नोड की मदद से रन नहीं करता, उस वक्त तक ये फाइल वहां पर नहीं जाती। तो मुझे क्या करना पड़ता है, node index.js की कमांड क्या करनी पड़ती है, रन करनी पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। क्योंकि ये इंटरप्रेटिंग होती है, ये कंपाइल्ड की एक्जी फाइल नहीं होती हमारे पास। इस वजह से नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम से मुराद ये होती है कि ये फाइल्स को ऑन द स्पॉट रन करती है, ऐसा नहीं कि कंपाइल्ड करने के बाद रन करती है। नो, ऐसा नहीं होने वाला। बना रही मेरी बात की? तो जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जाता है, तो मेमोरी के अंदर दो चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं जी? एक को हम लोग बोलते हैं स्टैक, और एक को हम लोग बोलते हैं हीप। बात को गौर से समझिएगा, ठीक हो गया जी? अभी हम वेरिएबल्स की तरफ नहीं जा रहे, हम डाटा की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी डाटा है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, वो स्टोर होगा कहां पर, स्टैक में। और जितना भी डाटा हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स का, वो स्टोर होगा हीप के अंदर। समझ आ रही है कि? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक मेमोरी, और इसको बोलते हैं हम लोग हीप मेमोरी बोलते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि ये दोनों डाटा स्टैक मेमोरी से और हीप मेमोरी से रीड कैसे होते हैं, टू परफॉर्म द प्रोसेसेस। जो प्रोसेस हम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, जो लॉजिक लिखेंगे, वो इन पे कैसे चलेगी। जब वो चलेगी तो ये मेमोरी से प्रोग्राम उठकर सीपीयू में कब जाएगा, क्योंकि ये वाली दोनों चीजें मेमोरी में रन नहीं होने वाली। they exist inside the RAM for temporary time, and from RAM these variables taken by the CPU, and inside CPU the calculations, manipulations, logic actions will be performed. नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब CPU की इमेज उठा लेते हैं। Wait for a moment, please. Let me figure out. तो मेमोरी से जो चीज हमारे पास जाएगी, अच्छा ये यहाँ से रीड नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, तो मैं कोई और इमेज उठा लेता हूँ। ये मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। तो सीपीयू के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? अब सीपीयू के अंदर क्या चीजें होती हैं जी? एक रजिस्टर मेमोरी होती है, एक L1 कैश होती है, एक L2 कैश होती है, एक L3 कैश होती है।
ठीक है? और उसके बाद हमारे पास इसके पास क्या होते हैं जी? एएलयू होता है और सीएलयू होता है सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी? मे बी इसके अलावा भी इसके पास कुछ हों। एएलयू का काम क्या होता है? कौन बताएगा जी? हाँ, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ये और जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं अरिथमेटिक से रिलेटेड वो एएलयू परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? यहाँ पे देखो आपने क्लियर नोट करना इट गिव कंट्रोल्स टू डिफरेंट पार्ट्स लाइक रैम बस। यस, एक्सीलेंट, रैम बस। इसका कंट्रोल यूनिट का काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट, नेटवर्क सिस्टम मैनेजमेंट। आपके हार्ड लेवल के ऊपर जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं ना, आईओ के इनपुट आउटपुट के, उन सबको ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इवन दैट कब किस प्रोग्राम को मेमोरी से निकालना है, मेमोरी में ऐड करना है, गार्बेज कलेक्ट करनी है, ठीक है जी? तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है, एज वेल एज आई थिंक जितना मैं जानता हूँ। अब आगे आप खुद जाकर स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या एक्शंस सीपीयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। अब सीपीयू के अंदर भी एक्शंस परफॉर्म जब होते हैं, तो फिर ये जो है ना क्या काम करता है? ये आउटपुट निकालता है। ये क्या निकालता है जी? ये क्या निकालता है जी हमारे पास? अब उस आउटपुट को हमने क्या दिखाना होता है जी स्क्रीन के ऊपर? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप याद रखें, जैसे इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो सेम एज़ इट इज़ जब सीपीयू से कोई चीज़ हमने आउटपुट दिखानी है, तो आउटपुट जिस डिवाइस पर दिखाई जाती है और सीपीयू, इन दोनों के दरमियान में भी कोई ना कोई प्रोग्राम या हार्डवेयर बैठा होता है। जैसे हमारे पास प्रोग्राम रन होता है, वो रैम में आता है। रैम से डेटा को स्केजुअली, प्रोग्रामेटिकली सीपीयू रीड करता है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। ठीक है जी, हम नहीं कह सकते सीपीयू को कि पहले ये काम करो, बाद में ये करो, हम नहीं कह सकते। सीपीयू इटसेल्फ मैनेज करता है सारा कुछ। ठीक हो गया? सन ये है कि जब सीपीयू प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेसिंग के लिए भी उसे प्रोग्राम चाहिए। ठीक है? रैम से डेटा उठाकर सीपीयू में आता है, तो उसे प्रोग्राम चाहिए। तो सेम एज़ इट इज़ जब हमारे पास वो सीपीयू आउटपुट देता है, तो उस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाने के लिए भी दरमियान में कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए होता है। अब वो आप लोगों ने रिसर्च करनी है। अब ये इंटरेक्शन हार्डवेयर लेवल के ऊपर जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपका माइंड बिल्ड हो जाएगा कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखना होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। जब इस तरीके से आप समझोगे, तो आपको कभी भी है ना प्रिमिटिव डाटा टाइप्स नहीं भूलेंगी, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स नहीं भूलेंगी, उनके जब कोई रेफरेंस की बात करेगा तो नहीं भूलेगी। अभी हम रेफरेंस पे आए नहीं हैं, अभी हम ना डिक्लेरेशन पे आए हैं, ना रेफरेंस पे आए हैं, ना ऑपरेटर्स पे, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस, ठीक है जी, रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन, बाइंडिंग क्या होती है, इन सब पे अभी हम आए ही नहीं है। एग्जीक्यूशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्कोप क्या होता है, ठीक है जी ना। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, होस्टिंग ऑफ वेरिएबल क्या होती है हमारे पास, हम उसकी तरफ नहीं आए अभी तक। उसको कल कल के लेक्चर में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे वेरिएबल्स को। क्यों बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे चलते हैं, कब सेव होते हैं, डिक्लेयर कब होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको मिड लेवल का डेवलपर बना देंगे इंशाल्लाह।
एडवांस लेवल का डेवलपर उस वक़्त आप बनोगे जब उन वेरिएबल्स को आप लोग यूटिलाइज़ करना सीखोगे आइटरेटर्स के अंदर, क्लोजर्स के अंदर, कॉलबैक्स के अंदर और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर और अल्लाह आपका भला करे जी। कुछ एडवांस पैटर्न्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वहाँ पर। बट एज़ अ होल अगर आप कल का लेक्चर अटेंड करते हो वेरिएबल्स का, तो उसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाएगा कि जेएस के अंदर वेरिएबल क्या चीज़ होती है और वो कैसे काम करते हैं। तो आज के लेक्चर का मकसद ये था आपको बताना कि प्रॉब्लम इटसेल्फ, उसके अंदर डाटा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आप डाटा दिए बगैर हल कर ही नहीं सकते हो। फर्स्ट स्टेप डाटा है। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा की टाइप्स प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास। फिर जब हम कोई प्रोग्राम वीएस कोड के अंदर लिखते हैं, मैं ऐसे इसको करता हूँ, ये इसको मैं ले आता हूँ इधर, ठीक है। वीएस कोड से प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क से जब हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम रैम में रैम से आगे कौन रीड करता है जी? सीपीयू। अब सीपीयू प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट देता है। इस आउटपुट को डेस्कटॉप पे दिखाने और सीपीयू के दरमियान में क्या चीज़ शामिल होती है, ये आपने स्टडी करना है और मुझे बताना है। मुझे 2 दिन से मेरा गला खराब है, तो आज के क्लास जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से दी है। तो सर आपकी आवाज यहाँ से मुझे तक फील हो रहा है। हाँ, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर ये जो आपने प्रोसेस बताया जो अंडर द हुड काम कर रहा है, ये खाली जावास्क्रिप्ट के लिए या जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबके लिए ईच सेम एंड ही होता है? एवरीथिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर प्रोग्राम के लिए यही प्रोसेस है। आप दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे रन करते हो तो वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में जाता है, रैम से वो सीपीयू में या जीपीयू में जाएगा, फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट पे जाएगा। अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो ना, तो सीपीयू में प्रोसेस करके उसको प्रिंट करने के दरमियान भी एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट स्पूलिंग। वो काम करता है प्रिंट स्पूलिंग को आपके सीपीयू से, यानी कि आपके सिस्टम से उठाकर प्रिंटर की तरफ भेजने का। ऐसा नहीं होता कि सीपीयू आउटपुट देता है वो भाग कर चली जाती है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा नहीं है। वो भी किसी न किसी चीज़ से गुज़र कर ही प्रोसेस होकर जाती है। मिसाल के जो तौर आपने पर ये आप एक जी, आपने ये स्ट्रिंग नंबर और बूलियन बताएं तो सी प्लस प्लस में भी तो सेम ही है, तो मतलब जो वर्किंग है वो सेम ही है, खाली सिंटेक्स का ही फर्क आ रहा है जावास्क्रिप्ट और जो दूसरी लैंग्वेजेस है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ही यही है कि जब आप दुनिया की कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि ये प्रोसेस होता है। उनके अंदर भी जो डेटा टाइप्स होंगी वो स्टैक और हीप मेमोरी के अंदर दोनों में डिफरेंटली स्टोर होंगी, सारा कुछ सेम जी, जी। होगा। ये बताने का सब कुछ मकसद यही है। वहाँ पे भी ये टाइप्स होती हैं, ये ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रीम और प्रिमिटिव्स होती हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कुछ आगे पढ़ेंगे, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये तमीज़ नहीं करती इसमें टाइप्स में। वो उसको आगे हम जी सर। देखेंगे क्यों। इसी वजह से टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई थी। तो आप एक लैंग्वेज पे ग्रिप फुली हासिल कर लेते हो, तो उसके सारे इंटरनल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आप दूसरी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि हर लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स भी होती हैं, बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं, लूप्स भी होती हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, आइटरेटर्स भी होते हैं, गेटर्स और सेटर्स भी होते हैं, ठीक है जी, कॉल बैक्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्टर हर एक चीज़ हर डिस्ट्रक्टर। एक लैंग्वेज के अंदर होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैटर्न्स भी हर लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज होते हैं और सेम होते हैं। उनके नाम सेम होते हैं, जस्ट यूटिलाइजेशन का थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अगर आप एक लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो, तो दूसरी पे स्विच करना आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अब ये जो मैंने प्रोसेस आपको विजुअली बताया है, बाकायदा विजुअल्स क्रिएट करके, अब ये आपको नहीं भूलने वाला। अगर मैं हवा में बता देता तो आपको ये भूल जाता। बिल्कुल इसी तरह है।
आपने खुद से कुछ इसको क्रिएट करना है, मज़ीद रिसर्च करनी हो सकता है दरमियान में मैंने कोई स्टेप छोड़ दिया हो। फिर आपने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस रेज़ करने हैं, अपनी रिसर्च करने के बाद या कोई न्यू चीज़ आप स्टडी करते हो तो वो आपने शेयर करनी है, तो नॉलेज इस तरीके से हासिल होता है। तब मैंने आपको पहली ही दफ़ा बताया कि ना मैं मुकम्मल जानता हूँ, ना आप मुकम्मल जानते हो। हम लोगों ने एक-दूसरे की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ना है। जो चीज़ मेरे पास है सिंसियरली मैं आपको वो देता हूँ। अच्छा ये जो सर क्या आउटपुट भी रैम से होकर जाती है, ये मैंने आप पे छोड़ा है। मैं अभी आपको बता दूँ तो आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे। ये आपने देखना है कि सीपीयू से जब सारा डाटा प्रोसेस होता है तो आउटपुट तक क्या एक्शंस होते हैं? क्या सेम होते हैं या रैम का इसमें कोई रोल नहीं होता या क्या होता है? ये आप खुद रिसर्च करोगे मेरे प्यारे भाई। और जब आप ये रिसर्च करोगे तो अच्छा आप बोलोगे चलो ठीक है यार, एक स्टेप मैंने खुद रिसर्च करके समझा है। हाँ, क अगर आप लोग खुद से नहीं करोगे तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता दूँगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया जी सीपीयू से मैंने आउटपुट लिखा है और आप में से किसी ने भी क्वेश्चन अराइज़ नहीं किया कि सर ये सीपीयू से डायरेक्ट आउटपुट कैसे आती है? इस वजह से मैंने कहा कि ये खुद आप थोड़ा-सा रिसर्च करो। आप क्या करोगे? मैं आपको प्रॉम्प्ट भी बता देता हूँ। आप जाओगे और प्रॉम्प्ट दोगे चैटजीपीटी को या गूगल को, ठीक है? आई रोट अ JS program and store inside SSD, then run the program using node index.js. It loads inside RAM. CPU take it and process the data according to given instructions inside by index.js file and then give me the output that I show inside the terminal using console.log. तो देखिए मैंने लिखा हुआ है console.log की मदद से। इसको मैं इन डेप्थ आगे बढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है जी? I want to know that my program store inside hard disk, execute and run inside RAM, processed by CPU with proper hierarchy. Yeah. I need to know when CPU processed the data. How and अच्छा इसमें हम how and how it show inside the terminal, what program or steps are involved to take the output from CPU and show inside terminal, console, file, browser, or any other output device. इस तरीके से मुकम्मल अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए हमने चैट जीपीटी को या किसी भी एलएलएम को सबसे पहले अपना कॉन्टेक्स्ट अपनी बात समझानी होती है।
जब हम उसे समझाते हैं और एट द एंड हम उसे लिखते हैं, मैं अक्सर ये बात मस्ट अपनी हर प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ, ठीक है? डोंट ड्रैग एंड hallucinate, just give me the ग्राफिकल कहता हूँ, मैं उसे कहता हूँ, या मैं कहता हूँ जस्ट गिव मी द फ्लो ऑफ output from CPU to the output program or device। ठीक है जी। चलें जी, मैंने आपका और काम भी आसान बना लिया, ठीक है? इस तरीके से आप लोग रिसर्च करो, ठीक है? इन डाटा टाइप्स को आप याद कर लो, जो हमने आज पढ़ी हैं, प्रिमिटिव और नॉन। अभी तक हमने इनकी डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, ना प्रिमिटिव की पढ़ी है, ना नॉन प्रिमिटिव। फिलहाल हमने ये पढ़ा कि इन दोनों के अंदर टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। तो इन टाइप्स को आप रिमेंबर करो, माइंड के अंदर बिठाओ, इस फ्लो पे जाकर मज़ीद रिसर्च करो, मज़ीद रिसर्च करो। अभी हमने नेक्स्ट देखना है इसको, कि जब हम इन डाटा टाइप्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल्स कहाँ-कहाँ पे जाएँगे हीप और स्टैक में। वो भी कल इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगा स्टेप वाइज़। क्योंकि बुनियाद ही मज़बूत होगी आप लोगों की ब लैंग्वेज की, तो आगे जाकर स्टेप पे आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर यहीं पे हम जंप लगाना स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, और फिर वापस आकर दोबारा से स्टार्ट करना, दैट्स रियली बिग हेडेक। आपको ये स्लो प्रोसेस लगे, ठीक है, या क्या कहते हैं उसे जी, बोरिंग लगे, तो मैं इसको एंटरटेनमेंट तो नहीं बना सकता आप लोगों के लिए। और कोडिंग नहीं एंटरटेनमेंट नहीं सर, वेरी इजी टू लर्न और दिस इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि बहुत से लोग जंप कर जाते हैं डायरेक्ट कोड की तरफ और उनको बेसिक नहीं पता होता। आपने सही किया, वापस आना ही है इधर। मैंने जितने भी बिग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सुना है ना, वो यही कहते हैं कि जब हमने कोई बेसिक लेवल की चीज़ करनी हो ना, तो हमें गूगल करनी पड़ती है। वो कहते हैं बड़ी बातें तो हम जानते हैं, बेसिक नहीं जानते, और बेसिक के लिए हम लोग गूगल करते हैं, वो कहते हैं। और अगर आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से पकड़ लेते हो ना, तो उस क्या कहते हैं, बेस के ऊपर जो चीज़ भी आप बिल्ड करोगे ना, वो स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली। आप जितने भी उठाकर देख लो यूट्यूब लेक्चर्स, तो उनके अंदर आपको जस्ट फंक्शनल प्रोग्राम लिखना सिखाया जाता है, या क्लास बेस लिखना सिखाया जाता है। उसके अंदर कहीं पे भी आपको इन डेप्थ जो है ना, वो सॉफ्टवेयर पैटर्न्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स, और द 12 कोड, हाँ, यही है मेरे ख्याल में, द 12 कोड रूल्स, वो भी नहीं पढ़ाए जाते। मैं वो आपके साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ, द 12 कोड रूल्स। एक कॉर्ड्स रूल है, कॉर्ड्स CODD, वो डेटाबेसेस के लिए है। फिर मुझे वो डेटाबेसेस के लिए है। डेटाबेस के लिए 12 तक कोड। नहीं, 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 इसके लिए भी और है, मुझे अभी भूला हुआ है। रिसेंटली मैंने स्टडी किया है।
हम्म, तो डेटाबेसेस के लिए है ना कॉर्ड्स रूल। हाँ, द 12 फैक्टर ऐप, आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं द 12 फैक्टर ऐप, ठीक है ना। अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से, यानी कि एक डेवलपर से लेकर आर्किटेक्ट बनने तक का सफर इसके अंदर है। और ये आपको ऐसी जो है ना इंशाल्लाह बातें कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, द 12 फैक्टर ऐप, आप इसको 6 महीने बार बार रीड करो। इसका ताल्लुक ये रटने से नहीं है, इसका ताल्लुक कोडिंग से नहीं है, नहीं है बिल्कुल। ठीक है। इसका ताल्लुक आपका माइंड बिल्ड करने से है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर यहाँ से, यानी कि इस कोडिंग स्क्रीन से लेकर यूजर की स्क्रीन तक आपका एक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है। समझ आ रही मेरी बात की? इस ये जो index.js की फाइल हमने बनाई है ना, यहां से ये प्रोग्राम चलता है और यूजर की स्क्रीन पर यूजर खोलकर उसे इस्तेमाल करता है। इस 12 फैक्टर ऐप के अंदर जो है ना सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ये पढ़ना स्टार्ट कर तो आज से बार बार पढ़ो, क्यों? उसकी एक, हमारा जो माइंड है वो भी रिकर्सिवली काम करता है। रिकर्सिवली काम करने से मुराद क्या है कि ये एक बात को बार बार रिपीट करता रहता है, इतना बार बार करता रहता है कि एट द एंड किसी सॉल्यूशन पर पहुंच जाता है। और इसके अंदर पावर है कि ये क्रैश नहीं करता, ये क्रैश नहीं करता। इसकी मेमोरी जो है ना स्टैक ओवरफ्लो नहीं होती। बिलफर्ज अगर आप खुद तंग आकर ना सो जाते हो, लेकिन दिमाग फिर भी उसको प्रोसेस कर रहा होता है रिकर्सिवली। डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, वो कहते हैं कि आपको बस इतना काम करना है कि आपने अपने दिमाग को कोई एक बात बता देनी है, फिर आप वो बात भूल जाते हो, लेकिन आपका दिमाग बिहाइंड द सीन वो बात भी प्रोसेस करता रहता है और अनकॉन्शियसली, बात को बड़े गौर से सुनना है, अनकॉन्शियसली आप पूरे इर्द गिर्द में जो चीज देखते हो, सुनते हो, करते हो, आपका माइंड उस बात से रिलेटेड चीजों को ऑटोमेटिकली कैप्चर करता रहता है। हालांकि आप उससे अनकॉन्शियस होते हो, आप उससे क्या होते हो? अनकॉन्शियस। जब आप उससे अनकॉन्शियस होते हो, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि किसी जगह पे उसी टॉपिक पे बातचीत हो रही होती है, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो उसके मुतालिक बातें भागना स्टार्ट हो जाती हैं। यस सर, ये हाँ, लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो इट मीन्स अब ये सारी चीज क्या है? इट मीन्स एक कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड होता है आपके पास। इन दोनों पे भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए कि व्हेन टू यूज द कॉन्शियस माइंड एंड व्हेन टू यूज द अनकॉन्शियस माइंड। रिसेंटली हमने कहा था एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड को भी आपको स्टडी करना है। ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्शंस है ना, इसका बायोलॉजी के अंदर भी जिक्र है। तो वहां पे रिफ्लेक्सिव एक्शंस का भी जिक्र है बायोलॉजी के अंदर, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है तो। अनकॉन्शियस क्या है? मिसाल के तौर पर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, उसमें ये था कि जब हम किसी भी गर्म देगची को हाथ लगाते हैं ना या केतली को, तो वो उसी वक्त हम खींच लेते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कॉन्शियस नहीं है। ये इतनी तेजी से होता है ना अमल, इतनी तेजी से, यानी कि उंगली के सेल से दिमाग तक पैगाम गया और फिर वापस आया कि हमें ऐसा लगता है कि दिमाग तक ये पहुंचे ही नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि रखते ही चीज पैगाम इतनी स्पीड, हाई लाइट स्पीड से जो है ना वो गया दिमाग के पास और फिर वापस भी आया। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ईच सेल है ना, बॉडी का ईच सेल, वो सेंस रखता है। वो क्या रखता है?
ठीक है? जब वो सेंस रखता है तो वो खुद ही जो हमारी नोक लगती है उँगली की उस जगह पे, तो उस पे तो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, मिलियन सेल्स हो सकते हैं। तो वो खुद ही सेंस करके जो है ना हमें मजबूर कर देते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की तरफ आ जाएँ। यहीं से इब्तिदा होती है हमारे पास कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स की। आखिर पे ये बात बताकर आपको आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स की, कंट्रोलिंग ऑफ बहुत ह्यूमन बहुत शुक्रिया। बिहेवियर की, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एक्शंस की। माइंड, बिहेवियर, एक्शन। और जब भी आप पढ़ते हो, कोई भी मेथोडोलॉजी पढ़ते हो मार्केटिंग की, तो उस मार्केटिंग की मेथोडोलॉजीज़ के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इंसानों के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना है, किसी कोई भी काम करने की, दिलचस्पी बिल्ड करनी है। जब उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो जाती है, तो फिर आपने उनकी क्या करना है जी, ट्रैक करना है, कि वो देखते क्या हैं। फिर नेक्स्ट ये कोई 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। एट द एंड जाके आपने उनको पेश कर देनी कि आप बेच क्या रहे हो। ये मार हाँ जी, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। कौन-सी? मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और ये सारे यूज़ कर रहे हैं, सारे यूज़ कर रहे हैं कंप्लीटली। अब ये बात करने का मकसद क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, कंट्रोलिंग ऑफ बिहेवियर्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्शंस। ट्रंप की कैंपेन को एक बहुत बड़ी फर्म ने लीड किया। एक ट्रंप ने काफ़ी लोगों की कैंपेन्स को, जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। शायद आपने नाम सुना हो। बिहाइंड द सीन एक माइंड इसके है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर निक्स। अलेक्जेंडर निक्स कहता है कि जब भी आपको किसी भी इंसान के बिहेवियर का पता चल जाए, तो आप उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। और हम बिहाइंड द सीन इसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये सॉफ्टवेयर कैम्ब्रिज एनालिटिका बनाया, जिसमें हमने मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा लिया फेसबुक से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से। उनको रीड आउट करके उनके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस हमने की है। वो आई थिंक 1960s की दिहाइज के अंदर एक रूल बनाए गए थे, जिनको कहा गया था ओशन, OCEAN। आप जाकर सुनोगे आपको पता चलेगा। उस ओशन में सबसे पहला ओ से मुराद है ओपननेस, फिर एस से भी कुछ मुराद है, EAN से, हर के अंदर 5-5 पॉइंट्स आते हैं। उन सब को बिहाइंड द सीन LLM मॉडल्स बनाकर हमारी फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके अंदर डेमोग्राफिकली, साइकिक डाटा, जियोग्राफिकली, इस हिसाब से डाटा लोगों के ऊपर इंजेक्ट किया गया। जो जो पसंद करता था, जिस लिहाज से पसंद करता था, उसको दिया गया। उसमें एड्स भी चलाए गए, उसके अंदर कुछ प्रीवियस वीडियोस पॉलिटिशियंस की भी सेंसर की गई और बहुत कुछ किया गया। और इस तरीके से वो कैंपेन लॉन्च हुई। फिर उसी इंडस्ट्री के ऊपर कैम्ब्रिज एनालिटिका पे केस भी दायर हुआ, फिर उसको क्लोज कर दिया गया था। और फेसबुक पे भी हुआ था कि उन्होंने डाटा सेल किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका को। तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उन्होंने इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स को कंट्रोल किया था। ये भी अब भी कर रहे हो बिहाइंड द सीन, क्योंकि सरफेस लेवल पे जस्ट लाइक एप्स्टीन फाइल्स, सरफेस लेवल पे क्या हो चुका है जी, ये क्लोज हो चुका है जी, एप्स्टीन कोई नहीं, वो जजीरा भी बंद, सारा कुछ बंद। हो सकता है बिहाइंड द सीन चलता रहे, क्योंकि बिग थिंक टैंक से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से जब आप स्टडी करोगे और सारा कुछ करोगे, आपको पता चलेगा। अब ये सारी कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी जो आपके सामने रखी गई है, इसके पीछे बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माइंड सेट्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं। जो बड़ा स्टेक होल्डर्स था वो अलेक्जेंडर निक्स था। उसने क्या किया, ह्यूमन माइंड्स को रीड किया, उसके बिहेवियर को रीड किया और फिर उसके एक्शंस को भी कंट्रोल किया।
माइंड को और बिहेवियर को रीड्स करने के लिए उसने किसको यूज किया? ओशन को, ओशन प्रिंसिपल्स को, ठीक है। और एक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए उसने कैंपेन्स चलाई। ये 3 काम उसने किए थे। इसी तरीके से हमारे माइंड्स को भी कंट्रोल किया जा रहा है यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स, बहुत सारे जराए से। अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूं तो आप हैरान रह जाओगे। ये सबसे पहला जो हम पे वार किया गया वो म्यूजिक इंडस्ट्री है। क्या है? सर ये पहले और रिकॉर्डिंग खुद एक क्रिश्चियन है, नहीं ये अहम बात है, जाने दे, कोई नहीं इशू। एक क्रिश्चियन स्पिरिचुअल हीलर था, ठीक है, ये उसका कॉल है, इफ यू वांट टू किल द स्पिरिचुअलिटी ऑफ एनीवन, you want to kill the spirituality of anyone, the music and the sex industry is the best source of it. अगर आप लोग किसी भी शख्स की स्पिरिचुअलिटी को किल करना चाहते हो, 2 इंडस्ट्रीज ही हैं। अगर आप इनको लॉन्च कर देते हो ना, तो आप नेशंस की स्पिरिचुअलिटी किल कर देते हो। और जब स्पिरिचुअलिटी किल हो जाती है तो हम फिजिकली भी डाउन होना स्टार्ट जाते हैं। और जब हम फिजिकली डाउन होते हैं तो दूसरे लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसके पीछे एक माइंड सेट बैठे हुए हैं जिनको बोलते हैं बिग थिंक टैंक्स। अगर आपने इन डेप्थ जाकर इसको स्टडी करना है तो मैं सिर्फ एक बंदे का नाम लूंगा, आप उसको जाकर स्टडी करो। बहुत सारे मैंने पढ़े, मैं सबका तो नहीं बताता आपको। डॉक्टर डेविड आइक, DAVID, डेविड, ICE, आइक, डेविड आइक। अब आपने इनमें जो है ना इन डेप्थ नहीं जाना कि आप कोडिंग भूल जाओ, बट आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में भी क्या हो रहा है और हमारे बिहेवियर्स को, हमारे माइंड्स को रीड किया जा रहा है। देन हमें जो है ना मजबूर किया जा रहा है कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वो लाइक्स भी हो सकते हैं, वो कमेंट भी हो सकता है, वो शेयर भी हो सकता है, वो किसी इवेंट को शेयर करना होता है, किसी इवेंट को ज्वाइन करना होता है, किसी टॉक से एम्यूज करना होता है, खुद को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें पता चलता है कि हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा होता है। इस मेथडोलॉजी को बोलते हैं स्लो ट्रैक। क्या बोलते हैं? सॉरी, बैक ट्रैक। जब आप मॉडर्न फिलॉसफीज को, मॉडर्न एजेंडाज को बैक ट्रैक के ऊपर चलाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा दे आर किलिंग समथिंग। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो मुआशरे से, जो इंसानों से, मज़हबी लोगों से जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप लोग चलेंगे तो आई होप सो दैट योर लाइफ विल बी ईज़ियर एंड you can work on saving your next generation. They may be your own children's, your relatives, your friends, your colleagues. Thank you so much for attending 2-day lectures and I will see you tomorrow. Allah Hafiz.